तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर के देश भर में बड़ी उत्सुकता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो कौन मुख्यमंत्री होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और जो बनेगा, क्या नया व्यक्ति होगा या पुराना जो पहले से थे वो होंगे, ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीत जितनी प्रचंड थी उसके बाद कोई संशय नहीं था, और एक राज्य में तो कम से कम चेहरा भी था सामने, हालांकि घोषित नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जिस तरीके से काम कर रहे थे और सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उससे लगता था कि उन्हीं का नंबर लग सकता है। छत्तीसगढ़ में भी शंका है, संशय था कि कौन बनेगा, फेस नहीं था, और राजस्थान में भी। यहाँ मैं एक चीज़ शुरुआत में साफ कर देना चाहता हूँ, CNBC आवाज़ किसी नाम पर अटकल नहीं कर रहा है और ना ही मैं किसी नाम के समर्थन या विरोध में हूँ, लेकिन देश के लोग और जनता, समाज और एक राजनीतिक एनालिस्ट होने के नाते हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन बन रहा है और वो क्यों बन रहा है। अब इस प्रश्न को दो तरह से विश्लेषित किया जा रहा है, किया जाएगा भविष्य में। एक तो ये है कि इतनी देर क्यों लग रही, जो एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कि इतनी देर क्यों लग रही है, क्या किसी को अपने खास आदमी को कोई बनाना चाहता है, किसी को कोई निपटाना चाहता है। ये एक सामान्य चर्चा राजनीतिक हलकों में होती है, इसलिए लोगों को उत्सुकता होती है। लेकिन दूसरा जो गंभीर प्रश्न है कि एक जनरेशनल शिफ्ट का भी मामला है कि इन राज्यों में जो भी व्यक्ति इस वक्त मुख्यमंत्री बन के आएगा वो 2024 का भी उसमें संदर्भ होगा, और भविष्य के लिए भी वो इन राज्यों में एक नींव रखेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले राज्य हैं। मध्य प्रदेश में तो कितने लंबे समय से 20-22 साल से सरकार वहाँ चलेगा, बीच के 1.5 साल छोड़ दें तो। छत्तीसगढ़ में भी एक लंबे समय तक सरकार चली और फिर से उन्होंने रिगेन की है। तो ये एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसको CM बनाना चाहती है, बनाएगी, वो व्यक्ति क्या एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है उनके दिमाग में। अब ये शंका किसी के मन में हमारे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, करंट सेटअप देखते हुए, कि उनके यहाँ कोई मतभेद, कलह चल रही है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व तो दबाव में है, इसलिए किसी को नहीं बना रहा। ये एकदम बेईमानी वाला सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ जो तय कर देंगे वही होगा और कोई विद्रोह नहीं कर सकता। तो इसलिए तीसरे प्रश्न का कोई मतलब नहीं। इन दो प्रश्नों के इर्द गिर्द हम इस चर्चा को समझना चाहते हैं, और साथ ही आगे की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी इस पर बातचीत करें, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। संगीत रागी जी हैं, वरिष्ठ विश्लेषक, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़ी गहरी पकड़ रखने वाले शिरीष मिश्रा जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। संगीत रागी जी, क्या हो रहा है भाई, बहुत समय लग रहा है, कौन बन रहा है? इतनी प्रचंड जीत के बाद सब देश भर में लोग जानना चाहते हैं कि कौन CM बनेगा तीनों राज्यों में। अब सस्पेंस पे सस्पेंस बना हुआ है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, जितने नाम लोग सोच सकते हैं सब कहीं ना कहीं मुलाकात कर रहे हैं या फ्रंट में आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक, इन तीनों जगह जो चुनाव हुआ है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ है। ये चुनाव जो है वो किसी मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को आगे रख करके नहीं किया है, ये मोदी की गारंटी है, और ये जीत जो है मोदी की गारंटी की जीत है। तो इसलिए इनको यह भी देखना है कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा है 5 साल तक कौन डिलीवर करता है। दूसरी बात इनके सामने है कि एक जनरेशनल चेंज की जरूरत है तीनों प्रदेशों के अंदर। आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि गहलोत की पारी का अंत, राजनीतिक पारी का अंत है, उधर कमलनाथ का अंत है, तो ये सिर्फ, उधर रमन सिंह का अंत है। तो सिर्फ यही चीजें नहीं है, एक नया जनरेशनल शिफ्ट भी भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। और मुझे लगता है कि यह एक, आपने शिवराज जी का नाम नहीं लिया? नहीं, मैं बहुत माकूल अवसर है इसे कहेंगे, कि बहुत ही एक उपयुक्त अवसर है।
तीसरी बात इनको ये भी देखना है कि 2024 का चुनाव जो है वो उसको भी संतुलित करना है कि आप चेहरा तो लाएं, लेकिन वो चेहरा 2024 में डिलीवर ना करे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जनरेशनल चेंज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चेहरा भी आपको साथ चाहिए तो 2024 में आपको पूरी तरीके से डिलीवर करे। और चौथी बात जो है वो सामाजिक समीकरण। सामाजिक समीकरण इसलिए है क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट्स हैं सब। आज की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, अगड़ा, पिछड़ा, ओबीसी, नॉन ओबीसी, तो ये चारों समीकरण को साधने में जरूर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके सामने चुनाव में जब जाते हैं और कोई एक चेहरा लेकर के आप नहीं जाते हैं। इन तीनों राज्यों में मुझे लगता है कि यही ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम करना चाह रही है। साथ में एक और बात जोड़ देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यदि राजनीति को हम लोग परखें तो मुझे लगता है कि इस पैनल पर बैठे हुए हर व्यक्ति सहमत होगा कि वो चौंकाने वाले समाधान लेकर के आते हैं, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। जो ढर्रे की चीजें थी, मुझे लगता है कि वो चीजें सामान्य तौर पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी ने पुष्कर धामी का नाम नहीं सोचा था, किसी ने जो है वो खट्टर साहब का नाम नहीं सोचा था। आप देखिए कि खट्टर साहब कोई जनरेशनल चेंज नहीं थे, लेकिन उनको वहां पर लाया, उनको था कि हमें एक नॉन जाट, हमको यहाँ पर एक मुख्यमंत्री चाहिए। पुष्कर धामी जो है वो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद भी उनको दोबारा उनको वहां पर लेकर के आते हैं। वैसे ही किसी ने नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति के नाम पर द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आएगा या कोविंद जी का नाम आएगा। और ऐसे अनगिनत उदाहरण आप देख सकते हैं। ये तो कहा ही जाता है कि जिसका नाम मीडिया में चल जाता है वो नहीं समझ लीजिए कि मोदी और अमित शाह के जमाने। अच्छा, इसीलिए संगीत जी, इसीलिए आपने शिवराज जी का नाम नहीं लिया है ना? नहीं, मैंने कोई जानबूझ करके ऐसा नहीं काम किया है। मेरा किसी व्यक्तित्व में दिलचस्पी नहीं है, बट मेरा विश्लेषण में दिलचस्पी जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि 2024 उसका सबसे पहला टारगेट है कि 2024 के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जनरेशनल चेंज को इंपॉर्टेंस देती है या 2024 को इंपॉर्टेंस दे करके उनको लगता है कि नहीं, अभी तो हम नहीं बदले, जो कुछ भी बदलाव और जो कुछ भी प्रयोग करना है हमें, हमारे पास 4.5 साल बचा रहेगा, तब तक तो हम उसी लीडरशिप पर डिपेंड करें जो हमको अभी डिलीवर किया है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज न करके आए। संगीत जी, एक चीज सर, आपने जो 4 पॉइंट गिना है ना कि मोदी जी के चेहरे पे मोदी गारंटी, इस पे किसी को कोई शक नहीं है। जनरेशनल चेंज का भी एक विचार चल रहा होगा, चलना भी चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को ये विचार जरूर करना चाहिए। 2024 का संतुलन और सामाजिक समीकरण, इन सारे मामलों पे मैं इसीलिए मैंने शुरू में अपनी कमेंट्री में कहा था किसी नाम का यहाँ ना समर्थन ना विश्लेषण, खाली शिवराज जी फिट बैठते हैं इसमें। डिलीवरी भी किया है, चेहरा भी है उनका, काम भी करते हैं। हाँ, जनरेशनल चेंज वाला थोड़ा, क्योंकि वो 3-4 बार के रह चुके हैं, ये एक ड्रॉबैक उनके साथ होता है। लेकिन आपने खुद ही कहा खट्टर साहब नीरज जी देखिए, जब मध्य प्रदेश चुनाव में जा रहे थे तो किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से यदि आप पूछे, कोई भी पत्रकार जो बीजेपी का बिट देख रहा था और उससे बात करते थे, तो कहता था मध्य प्रदेश में एक फटीग है, शिवराज फटीग है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह के गवर्नेंस से किसी को आपत्ति थी। जो भी पत्रकार जाता था कहता था कि बहुत अच्छा काम शिवराज जी ने किया है, लेकिन एक चेहरा जिसको आप देखते आप थक जाते हैं, लगता है अरे यार वही चेहरा है, वही मामा जी सामने है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि शिवराज सिंह के चेहरे पर ये वहां का 164-165 का जो सीट है वो डिलीवर शिवराज सिंह के चेहरे पर हुआ है। उसमें उनकी योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन लोगों ने मोदी की गारंटी पर वोट किया है। यदि ऐसा नहीं होता तो कैंपेन में शिवराज सिंह महत्वपूर्ण होते, वसुंधरा राजे महत्वपूर्ण होती। एक हम हाइजीन फैक्टर पढ़ाते हैं, यदि आप दांत को ब्रश नहीं करेंगे तो दांत कमजोर हो सकते हैं, दांत में कीटाणु लग जाएंगे, लेकिन यदि दांत आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं जैसा कि आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है, और हम मोटिवेशन थियरी में उसको हाइजीन फैक्टर कहते हैं। तो वैसे ही यदि वसुंधरा राजे या
शिवराज सिंह चौहान यदि नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो सकता था, लेकिन उनके रहने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मतलब आप भी जो है, ठीक है, ये अच्छा विश्लेषण, सेफ पोजीशन लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। मोदी जी हमेशा सरप्राइज करते हैं, पता नहीं कौन बनेगा, एकदम नया नाम ले आते हैं। तो इस बार, हालांकि इस बार मीडिया में अगर संगीत जी आप देखें ना, ऐसा कोई नाम बचा नहीं जिसको लोगों ने ट्राई न कर लिया हो। सब नाम है, सुमेर सिंह का भी नाम ले आए। नहीं तो ये देखिए, हाँ, एक कहा जाता था नरेंद्र मोदी जी के युग आने के पश्चात से भारत की राजनीति में हाँ, पत्रकारों के लिए बहुत कठिन दौर हो गया है, क्योंकि पहले होता क्या था कि खबरें जो है वो पत्रकारों तक लीक हुआ करती थी। हाँ, दूसरी जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों को खबर पहुंच जाती थी, और हर पत्रकारों के कुछ चुनिंदा जो है वो नेता हुआ करते थे। बीजेपी में भी हुआ करता था, कांग्रेस में होता था। आज कांग्रेस में काम होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग करने की प्रेस की परंपरा थी वो खत्म हो गई है। इसीलिए आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोट टंगवाए रह जाते हैं घर पे, और कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनका नाम नहीं आता है, उनको बता दिया जाता है। अरे भैया, तो थोड़ा समय तो देंगे ना शेरवानी सिलवाने के लिए, कुर्ता पजामा नया बनवाने के लिए, क्या वो भी नहीं देंगे? एकदम से कहेंगे कल सुबह आ जाओ 10 बजे, पहले से रखो सिला के। अकुल श्रीवास्तव जी, ये जो वक्त लग रहा है, इसके पीछे की सोच क्या है? क्या ये आपसी द्वंद्व की सोच है जिसकी वजह से बैलेंस आउट करना है, या एक बहुत सीरियस कोशिश कर रही है बीजेपी कि अब इन तीनों राज्यों में नए लोगों को लेके आना है जो यहाँ से आगे की गाड़ी बढ़ाएंगे, बाकी जो लोग अब तक ठीक थे, खराब थे, जैसे भी थे? क्या आपकी क्या लगता है, क्यों इतना वक्त लग रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्रियों के चुनने का सवाल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है कि वो लंबा टाइम लेती है, और एक डिफ्यूजिंग प्रोसेस के तहत नेताओं में जो आपसी इच्छाएं सबकी होती है मुख्यमंत्री बनने की, जिसका बड़ा आधार होता है, उसकी ज्यादा इच्छा होती है। कुछ रणनीति से काम करते हैं और कुछ ओवर एक्टिव होके काम करते हैं। इन तीन राज्यों में भी देखिए तो शिवराज सिंह चौहान जो काम कर रहे हैं वो रणनीति से काम कर रहे हैं, वहीं बैठ करके अपना गाना बजाना कर रहे हैं, लाडली बहना के साथ काम कर रहे हैं। लाडली बहना हो रही है, और लाडली बहना का इतना बड़ा प्रचार हम सब ने कर दिया जितना प्रचार पिछले 6 महीने में नहीं हुआ। अब रेडियो में, टीवी में, बहस में, हर जगह यही हो रहा है कि इतनी बड़ी उपलब्धि है तो लाडली बहना की वजह। और अब वो लाडली बहना को फिर जाके कह रहे हैं कि अब वो हम लोग तुमको लखपति बहना बना देंगे। तो यानी कि उनकी संभावना, उनको उनकी आशाएं और जगा दे रहे हैं, और उसको जगाने के साथ साथ वो अपना मजबूती कर रहे हैं। वो ये मैं कहना चाहूंगा कि वो ये उल्टी दिशा में काम नहीं कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे की तरीके से करें कि साहब पहले विधायकों को बुला लिया, फिर उसके बाद 2-4 विधायकों से इधर-उधर कहलाना शुरू किया मंचों से, और फिर बेटा जो है वो कुछ और आगे बढ़ जाता है उस मामले में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नहीं होता है। तो इसीलिए वसुंधरा राजे का नंबर कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम लोग जितने भी हैं वो सब अगर मगर की राजनीति में देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मन में जो है, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो मन में है, जो रणनीति के हिसाब से है, उनको सबसे पहले बात जो है वो उनके दिमाग में 24 है, और 24 को कैसे हम किया जाए। और जनरेशनल चेंज तो है ही। जनरेशनल चेंज को आप सिर्फ जो नाम संगीत रागी साहब ने गिनाए हैं मुख्यमंत्रियों के, मैं तो कहता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन में भी उन्होंने वही किया है। उन्होंने शुरुआत में असम में, पहले फिर ये पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में, जहां थोड़ा नया एकदम से नेतृत्व लेकर के चले आए थे पिछली बार में, और अभी भी वो नए नेतृत्व पे आ गए। तो वो फौरन बदलाव करने की स्थिति में होता है। उनको लगता है जब पुराने नेताओं में फैटीग हो जाए तो बदल देना अच्छा होता है। सारे घर के बदल डालिए वाली मुद्रा में वो बदलने में विश्वास जरूर रखते हैं, लेकिन उसके तार्किक कारण होते हैं, और वो अभी जो कर रहे हैं वो डिफ्यूज कर रहे हैं बाकी लोगों को, उनके अगर मगर को कर रहे हैं, और उनकी न्यूसेंस वैल्यू को भी समझ रहे हैं। वसुंधरा राजे की न्यूसेंस वैल्यू है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर उनको उतना नहीं हुआ, लेकिन वसुंधरा राजे के पास माइनस पॉइंट भी है।
हर परिवार में एक परिजन भी होता है, दुष्यंत भी है उनके यहाँ, तो उनको ये भी बताया जाना, समझाया जाओगे कि अब आप अपने लिए कर चुकी हैं, दुष्यंत भी है, और दुष्यंत के ऊपर जो लोग हैं वो ये होंगे, आपका दुष्यंत से सब ठीक ठाक रहेगा। वो इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। नाम तो आपने बहुत सारे लोगों को चला देते हैं हम लोग, लेकिन उनका सामाजिक आधार, वो आगे कितना बड़ा काम कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग बाबा बालकनाथ को लेकर के करते हैं, बाबा बालकनाथ के साथ आप फौरन तुलना करने लगते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में, लेकिन योगी आदित्यनाथ होने के लिए 5 बार एमपी बनना पड़ता है, उसका उतने बड़ा फॉलोअर हो ये देखना पड़ता है। बाबा बालकनाथ अगर जातिगत देखेंगे तो राजस्थान में उनकी जाति का 1-1.5% है, सिर्फ वो नहीं काम आएगा उनके लिए। मतलब मैं माइनस इसलिए निकाल रहा हूं कि हर जगह हर एक आदमी एक कम ज्यादा होता है, और केंद्रीय नेतृत्व तो उसको तभी स्वीकार करेगा जब वो नया हो, आगे 10-20 साल खेल सकता हो, राजनीति में जवाब दे सकता हो, आक्रामक हो। देखिए अब राजनीति जो है वो आक्रामक होने की ज्यादा है। अगर छोटे स्टेट को छोड़ दीजिए तो बड़ी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में आप जिस विश्वास के साथ बात करते हैं वो किसी और राज्य में नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो हर राज्य में नया नेतृत्व ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आज की तारीख में भी जब उनको लग गया कि एक दौर नेताओं का वहां जितना है वो सब खत्म हो चुका है, तो नए नेतृत्व दूसरी पार्टी तक के नेतृत्व ले आ रहे हैं, अभी भी लाए हुए हैं। तो वो एक अभी सिलसिला चल रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें रविवार तक, परसों नरसों तक स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मध्य प्रदेश में है, आप आउटराइटली वसुंधरा राजे को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। अकुल सर, क्या आपका ये व्यू है कि तीनों राज्यों में कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं लगता कि तीनों राज्यों में, लेकिन एक राज्य में पक्का है कि नया चेहरा आएगा, वो है छत्तीसगढ़। वो उसमें तो खैर रमन सिंह जी खुद ही बहुत ही पैसिव हैं। वो तय है कि वो छत्तीसगढ़ है। हाँ। लेकिन ये भी अब देखिए, हम सब की बात जो है वो हम जिसकी ज्यादा कमी हो जाती है उसको रिजेक्ट कर ही देते हैं। तो रमन सिंह मुझे नहीं लगता किसी हालत में आएंगे। बाकी दोनों राज्यों में अभी वसुंधरा राजे का चेहरा खत्म नहीं हुआ है, किनारे नहीं हुआ है, वो जिस शिद्दत के साथ लड़ रही है। चर्चाएं चलती है कि उनके मतलब संबंध, ऐसे राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है कि बहुत अच्छे संबंध नहीं है उनके केंद्रीय नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने एक गड़बड़ और की है। उन्होंने पिछले 5 सालों में जब सत्ता में वो नहीं थी तो उपाध्यक्ष बनाया गया। हम सब लोग देखते हैं उनको कि वो बतौर उपाध्यक्ष कभी भी यहाँ मुख्यालय में नहीं आई, भाजपा मुख्यालय में, और उन्होंने काम करने की कोशिश नहीं की। उनको हर राय को दरकिनार गिराया। पिछले साल भर से जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो अपने एरिया में उन्होंने अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश की। इनको इग्नोर किया गया तो भी वो लगातार लगी रही अपने क्षेत्र में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि अशोक गहलोत की योजनाएं बहुत तेजी से आ रही हैं, उसको काउंटर करना कई तरीके से आसान नहीं होगा, तब फिर, क्योंकि एक लोकप्रिय चेहरा भी लाना था, सिर्फ बाहर के लोगों के सहारे या एक नाम के सहारे। लेकिन पिछली बार ध्यान है जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो ये बात बिल्कुल कई जो अंदर के जानकार एनालिस्ट हमारे चैनल पे आते थे वो कहते थे कि विद और विदाउट वसुंधरा ये बीजेपी जीत लेगी चुनाव। तो इसलिए वो ठीक है, वो बाद में आई, पैचअप हुआ, ये सब खबरें आती, लेकिन कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं थी कि उनके दम पर ही चुनाव हम लड़ रहे हैं, ना भी लड़ते तो भी। सिर्फ यही चुनाव जीतना महत्व नहीं है। हाँ। अभी चुनाव जीतने के बाद जो 24 का चुनाव वो जीतना, और उसके बाद जो एक शब्द चुप्पे से संगीत रागी साहब ने इस्तेमाल किया, अब उसके बाद तो 6 महीने बाद 4.5 साल बचेंगे ना। हाँ। परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो राजनीति ऐसा नहीं है कि एक सर्टिफिकेट दे दिया, इस बार आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो अगर मुख्यमंत्री बन गए तो धामी फिर कैसे आते बीच में? धामी आए, वो भी 1-2 कदम के बाद आए, दो चेहरे बदलने के बाद आए। तो आप ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव तक की एक और स्ट्रेटजी हो सकती है, उसके बाद की स्ट्रेटजी कुछ और भी हो सकती है। एक स्ट्रेटजी ये होगी कि लोकसभा चुनाव तक का निपटाया जाए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग क्या करना है। ओके, अमिताभ तिवारी जी, क्या लगता है आपको? सर, आपने तो बहुत डेटा क्रंचिंग भी की होगी, और संगीत रागी जी ने 4 फैक्टर भी बता दिए कि जाति भी देखनी है, जनरेशन चेंज भी देखना है,
फेस मोदी जी की गारंटी को भी काउंट मतलब बैलेंस आउट करना है, और 24 का चुनाव तो है ही है। क्या लगता है आपको कि मुझे लगता है बदलाव बड़ा ऐसे संकेत दिख रहे हैं? देखिए क्या है कि ये जो रिजल्ट आए हैं इसके बाद चुनाव जो लोकसभा का है वो 4 महीने के अंदर फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग शुरू हो जाएगी। अब उसकी वजह से डिसीजन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, नंबर 1। हालांकि इन 4 राज्यों में 65 सीटों में से 61 तो भाजपा के ही पास है, लेकिन क्योंकि अब परिवेश बदल गया है इस रिजल्ट के बाद, अब जो मिशन 350 है अब वो मिशन 404 हो गया। 404 सीटें राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में कांग्रेस पार्टी को आई थी। मोदी इज अ मैन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब एक कोशिश अपने वो शायद लास्ट इलेक्शन में कोशिश करेंगे कि अब ये इसको भी तोड़ दिया जाए। तो इसके कारण एक एक सीट के ऊपर निर्भरता भाजपा की बढ़ जाती है। 61 तो है, लेकिन 61 मेंटेन कैसे करना है और इस 61 को 65 कैसे किया जाए, इसकी भी चर्चा है। अब तीनों ही राज्यों में अलग अलग परिवेश है, अलग अलग एनवायरमेंट है, सिचुएशन है, कंडीशन। अगर हम मोदी फैक्टर की बात करें, यानी कितने लोगों ने मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया इस चुनाव में, तो मध्य प्रदेश में वो आंकड़ा सबसे कम है 7%, छत्तीसगढ़ में 11% और राजस्थान में 17% है ये नंबर। तेलंगाना में भी अधिक है, 14% के करीब। और अभी तक के शोध के अनुसार, और इसके ऊपर अभी चल रही है मेरी रिसर्च, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अगर मोदी फैक्टर नहीं होता तो ये दोनों राज्य भाजपा जीत नहीं पाती, लेकिन मध्य प्रदेश फिर भी भाजपा जीत जाती, क्योंकि वहां पर 14% लोगों ने शिवराज के नाम पे वोट किया है, मोदी से भी ज्यादा। तो ये कहना है कि शिवराज की पॉपुलैरिटी वहां पे कम है, फटीक फैक्टर है, दिस इज नॉट बैक्ड बाय डेटा, और मैं तो डेटा पे ही बात करता हूं। और वहां पर 24% लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के वो बेनिफिशियरी थे, इसीलिए पार्टी को वोट किया। तो वो भी आप मोदी जी को तो एस्क्राइब नहीं कर सकते, वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के लाभार्थी। 4% लोग जिन्होंने भाजपा को वोट किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लाभार्थी थे। तो ये परिवेश है। अब मध्य प्रदेश में आपको ये देखना है कि यू हैव टू रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। आप अगर शिवराज जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं और उनको कहीं अच्छे यानी बड़े पद पर अकोमोडेट नहीं करते हैं, तो क्या मैसेज जाता है? मैसेज तो ये भी जाता है कि आप जो कांग्रेस से आ रहा है उसको सीएम बना रहे हैं, और आपके यहाँ का जो खुद का लीडर है आप उसको दरकिनार कर रहे हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम ये जो फटीक फैक्टर की बात कर रहे हैं, आपको शिवराज जी की एज पता है? 64 साल है, 10 साल कम है मोदी जी से, वो 73 साल के मोदी है। वसुंधरा राजे भी मोदी जी से यंग है, एक्चुअली 70 साल की है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज फैक्टर है। 150-60 रैलीज करी है उन्होंने, 3rd 4th लिस्ट में उनके ही कैंडिडेट्स ज्यादातर सेलेक्ट हुए, उन्होंने अपने बल पर ये लिया। हाँ, मोदी फैक्टर ने एक चेरी ऑन द केक की तरह काम किया उस चुनाव में, और ये चुनाव वो निकालने में कामयाब रहे। ओबीसी चेहरा है, आज भाजपा के पास कोई भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए भी वहां पर डिसीजन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उनकी तो मतलब पिछले 5-6 महीने से उनको हटाने की बात चल रही थी, लेकिन ये डिसीजन ओबीसी एंगल की वजह से। आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा दुविधा का मंजर है वो इसलिए भी है कि आपके आंकड़ों के हिसाब से 38% का जो फैक्टर है वो शिवराज जी के पक्ष में है, अगर उनका अपना और उनकी योजनाओं का जोड़ लें तो। हाँ, 38% उनके तो ये बहुत ही स्ट्रांग दावेदारी बनती है, बहुत ही स्ट्रांग दावेदारी है, बहुत ही स्ट्रांग। ये दुविधा हो सकती है। इसमें एक सवाल सर इसमें जोड़ते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करिएगा। अभी संगीत रागी जी भी इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। जब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज और बड़े नेता थे जिनका रसूख भी था, जिन्होंने बहुत काम भी किया बीजेपी में, लेकिन उन सब को दरकिनार कर दिया गया था। तो क्या ये फैक्टर इतना वर्क करेगा
कि उनका इतना काम है, रसूख है, या वो इस नाम पे कह सकते हैं कि देखिए अब बहुत अच्छी बात है कि आप 3-4 टर्म के सीएम हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके नाम पर हम जीते हैं, लेकिन करियर के पीक पर ही हम आपको रिटायरमेंट भी देना चाहते हैं और आपके लिए बड़ा रोल केंद्र में है, आइए कृषि मंत्री और महिला विकास मंत्री बनिए। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, देखिए एज तो उनकी रिटायरमेंट की है नहीं अभी, हाँ 60 साल के हैं, यंग हैं काफी। अभी 6 साल तो बनी, 6 नहीं ज्यादा, 11 साल की उनका करियर है। तो अगर आप, तो उनको एक रिस्पेक्ट भी आपको देना होगा, मेरे कहने का ये मतलब आपको उनको अकोमोडेट करना होगा सेंटर में। अब आप आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में वसुंधरा राजे फैक्टर है भी और नहीं भी, सॉर्ट ऑफ करेक्ट, बिकॉज वसुंधरा राजे सीएम चेहरा नहीं थी, तो ये किसी ने पूछा नहीं कि सीएम की वसुंधरा की वजह से आपको कितना वोट मिला। मोदी जी की वजह से मैंने आपको कह दिया 17% वोट मिला बीजेपी को, ठीक है। वही डिसाइडिंग फैक्टर था जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो गैप है वोटों का, उसके मामले में। अब यहां पर जरूर बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है। अब वसुंधरा जी के फेवर में क्यों जाती है? देखिए हर एक का तो एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है आपको। इन तीनों राज्यों में, तेलंगाना भी जोड़ दे जहां भाजपा हारी है, महिला फैक्टर की बहुत चर्चा है। महिलाओं ने दबा करके बीजेपी को वोट किया है। मध्य प्रदेश में 10% अधिक महिलाओं ने कांग्रेस के कंपैरिजन में बीजेपी को वोट किया है। उसका मतलब होता है 5% वोट शेयर, 10% इंटू 50% आबादी, और 8% लीड है बीजेपी की वहां पर, यानी 5/8 तो महिलाओं की वजह से है। राजस्थान में भी ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है भाजपा को कांग्रेस के कंपैरिजन में। तो महिला फैक्टर जो है वहां पर वसुंधरा राजे के फेवर में काम करता है, नंबर 1। दिया कुमारी, दिया कुमारी अभी मेरे हिसाब से थोड़ा अभी रेडी नहीं है। देखिए एक महिला फैक्टर है, एक है डैमेज कंट्रोल एंड असेसमेंट। तो डैमेजिंग, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि, या शायद किसी पैनलिस्ट ने कहा कि सबसे ज्यादा तो मोदी शाह में किसी ने अगर चैलेंज किया है इस लीडरशिप को तो वसुंधरा राजे ही है। उनके आई थिंक 41-44 अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं। कुछ बैठक की खबरें ऐसी चल रही हैं। बैठक की खबरें चल रही हैं। अब बीजेपी की मेजोरिटी बहुत शार्प नहीं है यहाँ पर। बीजेपी पहले 120 से 160 सीटें यहाँ जीता करती थी, यहाँ 115 पर फंसी है। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। जब आप डिसीजन लेंगे, वो भी एक होगा। लोकसभा की तो बात है। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि आसान डिसीजन है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा रेस में नंबर 1 में था नहीं। रमन सिंह जी इज नॉट दैट एक्टिव एज वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान। वहां पर अब ये डिसीजन है कि भाई अब ओबीसी को चेहरा बनाया जाए, क्योंकि बघेल को हराने में ओबीसी का, खास करके साहू समाज का समर्थन बहुत भारी रहा है भाजपा को। ट्राइबल्स का भी रहा है। तो क्या बीजेपी वहां पर एक ट्राइबल सीएम को एक्सपेरिमेंट करके लोकसभा को ध्यान में रखते हुए गेम चेंज कर दे? या सर ट्राइबल वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट आप रखें। लगभग 31 सीटें हैं वहाँ पे, 20 तो डायरेक्टली ट्राइबल वाली हैं और 11 शायद रिजर्व कैटेगरी में आती हैं। तो 31 सीटें वहाँ पे बहुत मैटर करती छत्तीसगढ़ में, और इस बार उनमें बीजेपी को बड़ी सक्सेस मिली है। तो हो सकता है कि कुछ उनके दिमाग में चलेगी ट्राइबल में, क्योंकि कई लोग वहाँ वो भी बुला लिए गए हैं दिल्ली, मुलाकातों का दौर जारी, इसलिए और ज़्यादा अटकल और चर्चा चल रही। आता हूँ सर दोबारा आपके पास। संगीत रागी जी, जो भी एनालिसिस कर रहे थे तिवारी जी और अक्कू सर ने जो किया, उसमें बहुत सारे फैक्टर डेटा बैक्ड हैं कि भाई वसुंधरा को आप दरकिनार कर नहीं सकते, उनका अपना प्रभाव है, ये है। लेकिन आप झारखंड देखिए, गोवा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, यूपी देखिए, सब जगह नया आदमी लेके आए मोदी। मोदी जी किसी दबाव काम नहीं करते हैं। अगर उनको लाना है तो वो लेके आएंगे, चाहे जिसको ले आए वो। फिर आप कितने भी बड़े तुर्रम खां स्टेट लेवल पे हों, डजेंट मैटर। क्या ये हो सकता है? देखिए नीरज जी, बड़ी पार्टियों से निकलने के बाद बेशक आपको 4 दिन तक और 10 दिन तक आपको हेडलाइंस मिल जाए, लेकिन किसी का राजनीतिक कद खड़ा नहीं हो पाया है। एक समय अर्जुन सिंह नारायण दत्त तिवारी निकल करके बाहर आए और हम सब जानते हैं कि दोबारा उनको कांग्रेस में आना पड़ा। आप कल्याण सिंह से कोई बड़ा नेता नहीं हो सकता है, और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कल्याण सिंह एक समय
जब निकल करके बाहर आए तो कुछ दिन बाद कानपुर के रेलवे स्टेशन पर उनके साथ 7 लोग खड़े थे। तो ये स्थिति होती है। दूसरी बात, हर व्यक्ति चाहता है, आज मैं 58 साल का हूं और वसुंधरा राजे सिंधिया हमसे 70 की उम्र की होंगी, 68 के एज के आसपास होंगी। हर आदमी चाहता है कि उसका आने वाला जनरेशन सुनिश्चित हो, तो वो अपने बेटे को, उसकी राजनीतिक वजूद को और राजनीतिक पूंजी को सुरक्षित करना चाहेंगे, न कि अपने राजनीतिक अहंकार में अपने भविष्य की तिलांजलि देना चाहेंगे। तीसरी बात, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है। देखिए, छत्रप तभी तक इस प्रकार की बातें कर पाते हैं जब केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत नहीं हो। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक में इतनी हिम्मत होगी कि वो केंद्रीय नेतृत्व के डायरेक्टिव को या उसकी बात को मना करके वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जाने। मैं ये एक विश्लेषण के हिस्से में बोल रहा हूं, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे जी ऐसा करेंगी। नहीं, यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ एनालिसिस। हाँ, लेकिन चूंकि ऐसी बातें आई हैं, देखिए, कांग्रेस में छत्रप तभी मजबूत हुए जब केंद्रीय नेतृत्व मजबूत हुआ, नहीं तो हाई कमांड कल्चर जो है वो चलता था। ये जवाहरलाल नेहरू के समय तक नहीं था, बट लेकिन श्रीमती गांधी जब से आई तो पार्टी के अंदर हाई कमांड कल्चर शुरू हुआ। और मिसेस गांधी जो है, जब मंतव्य जो है वो निकाल करके बाहर कर देती थी, उनको केंद्र में मंत्री बनाती थी और अपने पसंद का वहां पर मुख्यमंत्री बनाती थी। ये कांग्रेस के पराजय का भी कारण रहा, लेकिन उसमें बात अंतर बड़ी बहुत है। तब उनके छत्रप डिलीवर करते थे और केंद्रीय नेतृत्व उनको हटा करके अपनी वजूद को वहां पर खड़ा करना चाहता है। यहाँ तो संगीत जी, आपका ऑडियो शायद रुक गया, आपको कॉल आ रहा था, आप एक बार उसको चेक करिए। तब तक मैं अक्कू सर के पास चलता हूँ। आपको सर ऑडियो रुक गया है, मैं दोबारा से आऊँगा आपके पास। अक्कू सर, क्या जो फैक्टर हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, किसी दबाव में ऐसा कोई फैसला लेंगे क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस समय जिस स्थिति में है वो काहे को दबाव में होगा। वो संभावनाएं जरूर देखता है, वो आगे पीछे देखता है, वो रणनीति बनाता है। शतरंज के खिलाड़ी वो इतने बड़े हैं कि दूसरा आदमी क्या चलेगा ये उनको पहले से पता होता है, उसके बाद काउंटर क्या चलेंगे ये पता होता है, फिर टाइगर कौन चलेगा ये पता होता है, और फिर वो अपने हाथी घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो वो विपक्ष के नेताओं पर ही नहीं करते, वो अपने साथियों को भी समझने की कोशिश करते हैं। जहां जो ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश करता है, ज्यादा तरीके से अपने आप को ब्लैकमेल करने की अगर कोशिश करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें बहुत आगे जा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संरचना है वो है ही नहीं ऐसी कि आप बहुत ज्यादा आगे तक विरोध का स्वर ले जाएं। बहुत सही उदाहरण दिया कल्याण सिंह से लेकर के, और न जाने कितने नेता, अगर किसी ने जरा सी भी कोशिश की तो बाबूजी जिनको कल्याण सिंह को कहा जाता था, वो 7 विधायक में सिमट गए थे। उसके बाद उन्हें मजबूरी में आना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस में ऐसे कई हुए छत्रप जिन्होंने अपनी पूरी संरचना बनाई, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर थे, वो अपनी राज्य की अस्मिता के नाम पर उन्होंने 10 साल से संघर्ष, शायद सबसे कम संघर्ष किसी राज्य के लिए हुआ तो तेलंगाना के लिए हुआ, और 10 साल में उन्होंने अपनी एक बड़ी सत्ता बना ली थी। वो बात दूसरी की उसी में अहम में मारे गए, 10 ही साल में मार दिए गए, जो बहुत कम समय माना जाना चाहिए कि एक अस्मिता बनाने वाला राज्य का आदमी बने। आप कांग्रेस ने अगर आप नाम लेना चाहेंगे, अमरिंदर सिंह एक बड़े नेता थे, लेकिन उनको स्वीकार, वो अपनी सत्ता चलाते हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपना चलाते थे, वो कांग्रेस की बात मानते थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के सामने कई मजबूरियां थी। भूपेश बघेल भी उन मजबूरियों का फायदा उठा करके आला कमान को डिक्टेट किया करते थे, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमेशा उन लोगों ने डिक्टेट किया है। अशोक गहलोत ने तो खुलेआम किया है।
भूपेश बघेल ने भी उसी तरीके से किया, वो नहीं स्वीकार करा उन्होंने आखिरी तक। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने भी यही हालत रही। तो जब केंद्र कमजोर होता है तो दूसरी स्थितियां होती हैं। यहाँ तो केंद्र बहुत मजबूत है, उसके सामने ये संकट नहीं है कि अब खास तौर से एक तरफ जीत के सेहरे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कमजोर होना है, तो उनके तो दोनों हाथ में फिलहाल लड्डू। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि डांस करने लग जाएगा वहां का नेतृत्व। वो हर हाल में एक एक सीट को लेकर के जो 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 केंद्रीय नेतृत्व या जो पार्टी पंचायत चुनाव को भी उसी शिद्दत से लड़ती हो, तो वो केंद्र का चुनाव तो बहुत सोच समझ के और किसी को बहुत ज्यादा नाराज ना करके नया नेतृत्व लाने का जो नारा सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो उसको लगता है कि वो डिलीवरी नहीं कर पाएगा तो नहीं होगा। इसीलिए डिलीवरी करने वाले शिवराज को हटाना नामुमकिन सा है। वसुंधरा की डिलीवरी पर अभी एक सवाल, मतलब कोई उसमें वो नहीं है कि वो कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। छत्तीसगढ़ में तो किसी से भी कराना होगा वो करा लेंगे। धामी ने डिलीवरी की, अब धामी जो कुछ चाहते हैं वो होता है, उनके हिसाब से काम होता है। सरकार भी उन्हें शय देती है, प्रधानमंत्री भी जब चाहे तब वहां जाते हैं, आते हैं, करते हैं। 4 सीटों वाले राज्यों में, 6 सीटों वाले राज्यों में, और वो इतनी अहमियत शायद हिमाचल को नहीं मिलती है। तो वो तो ऐसा नहीं है केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्व की तरीके से कि राहुल गांधी हफ्ते भर लद्दाख में बैठ जाते हैं, एक सीट के लद्दाख में हफ्ते भर बैठते हैं। जी। ये सब पूरी गणित होती है और कागज में होती है, दिमाग में होती है इनके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ब्लैकमेल में। एक ब्रीफ एनालिसिस आपका मुझे ये चाहिए कि जैसे 2013 में हम लोग चले, 12-13 में जब मोदी जी का चयन किया गया, तब बहुत बड़े स्टालवार्ट थे अडवाणी जी, जोशी जी, और वाजपेयी जी तो खैर उस समय इनएक्टिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, वो काम मतलब बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। तब ये कल्पना करना भी कि कोई ऐसा उस आदमी आएगा जो इस स्पेस को इतने मैसिव ह्यूज तरीके से भर देगा, ये अकल्पनीय था। राजनीतिक हल्कों में कोई नहीं सोच पाता था। तो जो जनरली आप तो चूँकि कॉर्पोरेट कल्चर से भी आए, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाई है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ डिलीवरी कर लेते, हर एक की कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होती है जो काम करता है। लेकिन जो बीजेपी को हम लोग देखते हैं या जो आरएसएस बैक्ड है इनका, उसमें बहुत लंबे प्लान बनते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल के। उस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिर ये मैटर नहीं करता कि आप 3 टर्म के सीएम में आपने बहुत अच्छी डिलीवरी की है। मुझे लगता है कि अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या कोई और ऐसा समीकरण बन रहा है अपोजिशन की तरफ से आ रहा है जिसको काउंटर करने के लिए आपको रिप्लेस करना ज़रूरी है। क्या ये सारे फैक्टर्स इस वक्त प्ले कर रहे होंगे, इसलिए तीनों राज्यों में एक नई तरीके की लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश बीजेपी करेगी? देखिए, बहुत सारे कंपीटिंग, पैरेलल और कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। अब मोदी जी की आज पार्टी में इतनी चलती क्यों है? क्योंकि उनके नाम पे वोट मिलते हैं, करेक्ट? जो हमने अभी आंकड़ा बताया, 7%, 14%, 17%, 11% अलग अलग राज्यों में। तो जो भी कैंडिडेट है या सीएम है, उसकी जीत में उनका योगदान है। वही आज गांधी परिवार के नाम पे वोट नहीं पड़ रहे हैं, तो उनको आज वो रिस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रही। इसी लॉजिक और एनालॉजी से शिवराज के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, हमने डेटा बैक देख लिया। वसुंधरा जी के नाम पे भी वोट पड़े होंगे, वो एग्जैक्टली डेटा नहीं है, लेकिन महिला हैं, उनके इतने सारे एमएलए जीत के आए, कुछ ना कुछ वोट तो पड़ा है। हो सकता है कि 17% जो मोदी जी के नाम पे पड़ा है उससे कम पड़ा हो। और छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है जिसके नाम पे वोट पड़े हो भाजपा को। तो अब इन एक और एंगल है जो हमें सोचना है, जब हम बात करते हैं कि 30 साल 25 साल की तैयारी भाजपा करती है या आरएसएस करता है, तो मोदी के बाद कौन, इसकी भी तो तैयारी करनी है। तो मोदी के बाद कौन में, उसमें भी इन स्टेट से कुछ लीडर्स हैं। शिवराज एक दावेदार होंगे, 60 साल उनकी उम्र है अभी, 4-5 टर्म उन्होंने जिताए। वसुंधरा जी की शायद उतनी दावेदारी ना हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई चेहरा नहीं। तो जाति और उस जाति के कैंडिडेट से कौन सा एक सोशल कोएलिशन तैयार होता है। देखिए, जब डोमिनेंट कास्ट को आप बनाते हैं, जब हम लोग
खट्टर जी की बात कर रहे थे या देवेंद्र फडणवीस की जब बात कर रहे थे, तो डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ एक पोलराइजेशन ऑटोमेटिक होता है सोसाइटी में, है ना। जैसे कि आप जाट या किसी को, जैसे राजस्थान में क्यों नहीं बना रहा है कोई भी पार्टी जाट को सीएम आज तक, क्योंकि जैसे ही आप जाट को बनाएंगे सारे अन्य लोग कंसोलिडेट हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए नॉन डोमिनेंट कास्ट की भी पॉलिटिक्स जो है वो कई राज्यों में करी जाती है, बट अलग अलग पे अलग अलग है। अब कई बार हम लोग ये सिंपलिस्टिक अजम्पशन भी करते हैं कि भाई मोदी एरा में मोदी और शाह नहीं झुके हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल है, येदुरप्पा के बेटे को उनको प्रेसिडेंट बनाना पड़ा, डायनास्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है भाजपा का। तो ये सब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, बीजेपी इज अ प्रैक्टिकल पार्टी। जब कांग्रेस से है उसको सीएम बना दिया, तो मतलब अभी येदुरप्पा के बेटे को बनाना या शिवराज को बनाना या वसुंधरा को बनाना, उनके बेटे को बनाना, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। द लार्जर गोल, द ऑब्जेक्टिव इज कि भाई थर्ड टर्म हम कैसे जीतें, नंबर 1। और 2029 में जाते जाते, क्योंकि ये स्टेट्स फिर से 2028 में आएंगे चुनाव पे, उस समय इस राज्य में, इन राज्यों में हमारी स्थिति अभी से भी कैसे मजबूत हो, यही दो एग्जैक्टली। और ये 2028 में बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, क्योंकि तमाम और 6 टर्म का एक सीएम लेके बैठेंगे अगर आप शिवराज जी करें। मैं शिवराज जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पहले बार बार ये बात बोल रहा हूँ जिससे उनको ना लगे कि, लेकिन एक बहुत ही क्रूड एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है ऐसे ही वहाँ भी सोचा जा रहा होगा, क्योंकि बीजेपी की जो करंट रजीम है ये बिल्कुल राग द्वेष मोह से विरक्त होके एकदम प्रैक्टिकली प्योर पॉलिटिक्स पे विचार होता है वहाँ पे, कि क्या हमारे लिए काम करेगा चुनाव जीतने के लिए। खाली टाइम पास करने के लिए तो फिर तो अशोक गहलोत जी चल ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, 70 सीट ले ही आए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और 10-20 साल चलेंगे। तो ये फ़र्क होता है कि आप कैसे काम करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेना सर, लौट के तुरंत आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिलचस्प एनालिसिस चल रहा है, बिल्कुल प्योर पॉलिटिक्स वाला, कि 3 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और जो चयन की प्रक्रिया इस समय चल रही होगी उसमें क्या हो रहा होगा, क्या सोच होगी, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और हमारे मेहमान थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन शिरीष मिश्रा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत डीप जानकारी रखते हैं। भाई साहब, क्या हो रहा है, ये कौन बनने वाला है और क्या सोच चल रही होगी, नया आएगा, पुराना रिपीट होगा, क्या हो रहा है? कहाँ का बताना नीरज जी, जो रायपुर में चल रहा है वो बताना कि दिल्ली में जो चल रहा है वो बताना है? दोनों मिक्स करके बताओ। फाइनल रायपुर में क्या होगा और भोपाल में क्या होगा? देखिए, क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, वो तो हम में से कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन क्लोज टू एनालिसिस। हाँ, बताइए। देखिए, अलग अलग चीजें हैं। रायपुर में तो वैसे आम चर्चा में हर घंटे में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। लोग डॉक्टर रमन सिंह से शुरू करते हैं, लता उसेंडी तक पहुंच जाते हैं। और एक जो बात हमारे सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 30 तारीख को, प्रधानमंत्री इस मामले में श्योर थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो उन्होंने एसी नीलसन से कुछ 12 नामों पर उनकी प्रोफाइलिंग कराई थी, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह थे, उसके बाद रेणुका सिंह थी, गोमती साई थे, विष्णुदेव साय हैं, ओपी चौधरी हैं, अरुण साव हैं, उसके अलावा राम विचार नेताम है, और कुछ नाम और भी हैं, जैसे लता उसेंडी का भी एक नाम है उसमें। और इसके अलावा और विजय बघेल जो चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि भूपेश बघेल के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, और नारायण चंदेल जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो चुनाव हार चुके। तो ऐसे कुछ 12 नाम थे जिन पर बात की गई थी। लेकिन कल मैं रेणुका सिंह जी के यहाँ भी गया था, परसों में डॉक्टर रमन सिंह जी के यहाँ भी गया था, तो सब जगह का अपना अपना माहौल है। डॉक्टर रमन सिंह से प्रदेश के सारे आईएएस मिलने आ रहे हैं, आईपीएस मिलने आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलने आ रहे हैं। यही हाल विष्णुदेव साय जी का है, यही हाल आप देखेंगे तो आपको रेणुका सिंह क्या भी मिलेगा। तो अभी किसी को मालूम नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए लगातार सबके घरों में। लेकिन एक बार बता दूं, रेणुका सिंह के घर में हमको काजू कतली उन्होंने खिलाई, और वहां पर जो उन्होंने टेंट त्रिपाल लगाकर वहां पर लोगों का मिलना जुलना, और उनके घर में भी बहुत उत्साह था। डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ लगातार तांता लगा हुआ है लोगों का, और लोग उनसे आके लगातार मिल रहे हैं। सभी वर्ग के लोग हैं उसमें, पॉलिटिशियन है, विधायक है, और विधायक सभी जगह जा रहे हैं। उनको लग रहा है जहां जहां से हो सकता है, जो संभावित लोग हैं, और जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं सांसदों के, तो लोगों को लगता है इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब ये मुख्यमंत्री बनने वाले।
और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम मीडिया में ना आए और वो सीधे मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो संभावना के आधार पर बताता हूँ, तीन चीजें ऐसी हैं जो तय करेंगी मुख्यमंत्री कौन होगा। पहला कि लोकसभा के हिसाब से जो अभी विधानसभा में घोषणाएं हुई उसकी डिलीवरी कौन करेगा। दूसरी चीज ये है कि जो प्रशासन को डिमोरलाइज किया है भूपेश बघेल सरकार ने, कलेक्टरों की स्थिति पटवारी जैसी और एसपी की स्थिति सिपाही जैसी कर दी है, उसको दोबारा से एस्टेब्लिश करना, उस गरिमा को एस्टेब्लिश करना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की जो महिला वोटर भाजपा के पक्ष में आया है उसको कैसे बनाए रखा जाए लोकसभा में। तो मुझे लगता है पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल शासन किया है। लेकिन जो बात सामने आई है वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य दावेदारों का कहना है कि लोकसभा का चुनाव वैसे भी मोदी के फेस पे लड़ा जाता है और मोदी जी ने तीनों राज्य हारने के बाद भी उन राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दिया है। ऐसी स्थिति में आप पुराने चेहरों पे ना जाएं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात डॉक्टर रमन सिंह के पक्ष में ये दिखाई देती है कि उनका 15 साल का जो शासन रहा है और उस शासन में उनकी पकड़ रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी हो सकता है लोकसभा तक ये दो चेहरे शिवराज सिंह और डॉक्टर रमन सिंह नहीं, ये तो रेणुका सिंह और उनको मौका दिया जा सकता है। रमन सिंह भोपाल में उधर भी तो बहुत सारे दावेदार हैं शिवराज जी के अलावा भी। उधर क्या चल रहा है? नीरज एक बार फिर से बोलेंगे? भोपाल में शिवराज जी के अलावा भी बहुत सारी दावेदारियां समीकरण बन रहे हैं, उधर क्या चल रहा है? इधर तो ठीक दो नाम आपने क्लोज करे कि रेणुका सिंह, उनकी आपने काजू कतली भी खा ली है तो इसलिए थोड़ा सा उनको कंसीडर कर रहे हैं आप, और रमन सिंह जी इधर बताओ भोपाल में दो कौन है? हाँ, भोपाल का नीरज जहां तक सवाल है वहां पर एक बड़ा नाम पहले से चलता रहा है प्रहलाद सिंह पटेल का, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में एमओएस रहे हैं कोयला मंत्रालय में, और वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुने जाते रहे। सिवनी से सबसे पहले बार चुने गए, फिर बालाघाट से चुने गए, फिर उन्होंने कमलनाथ को चुनौती दी जहां वो हारे। उसके बाद फिर वो अभी दमोह संसदीय सीट से हैं। उनके भाई जालम सिंह पटेल नरसिंहपुर से लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे। और प्रहलाद सिंह पटेल के पक्ष में ये चीज है कि उमा भारती उनके पक्ष में हो सकती है। उन्होंने मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी, तो उनका एक अमित शाह से बहुत अच्छा तालमेल है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो जितने सीएम के दावेदार हैं वो उतने हैवी वेट हैं कि किसी एक को भी बना देने से उनके लिए बाकी लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। एक दावेदार तो चुनाव हार चुके हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बार बार कि क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे दांव लगाएगी। उनको यदि स्थायी रूप से जाना है इन तीनों राज्यों में, जो मुझे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो महिला मतदाता आए हैं उसका एक नया प्रयोग मोदी जी करने जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि नया जो संसद भवन बना है उसमें भी उन्होंने पहला विधेयक महिलाओं के आरक्षण संबंधी लाए थे वो। और दोनों राज्यों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी योजनाएं थी जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची है। और 2-3 दिन से जो शिवराज सिंह का बयान आ रहा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एमपी में कौन महिला है? एमपी में कौन महिला हो सकती है? देखिए नीरज जी, मेरी जानकारी के अनुसार, जहां तक मेरी जानकारी, कृष्णा गौर जो बाबूलाल गौर की बहू भी हैं, वो एक प्रोबेबल नाम हो सकती है। एक बड़ा नाम संपत्ति या उइके का भी हो सकता है जो विधायक बन के आई हैं, परंतु अभी उनके बारे में उनके जो समर्थक हैं या उनसे जुड़े पत्रकार हैं उनका कहना है कि उनके कैंप में ऐसी कोई हलचल नहीं है। वो चूंकि आदिवासी हैं इसलिए हो सकता है वो राज्यसभा मेंबर भी रही हैं, हो सकता है उनके नाम पे विचार हो जाए। और यदि जी सुनील जी, पॉइंट टेकन। अब चूंकि समय कम है इसलिए फटाफट एक नया एंगल आप डाल रहे हैं कि रमन सिंह का बड़ा दावा मजबूत बता रहे हैं ये कि उधर भाई सब आईएएस पीसीएस लोग परिवार के साथ जा के अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। पता नहीं किसकी लॉटरी लग जाए तो उधर अपनी पहले से ही होनी चाहिए। और दूसरा नाम बता रहे रेणुका सिंह। लेकिन एक जो आखिरी में तीसरी बात कही कि मोदी जी हमेशा सरप्राइज करते हैं, क्या ऐसा संभव नहीं कि तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बना दिया जाए? संगीत रागी जी। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बड़ा पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए जो कहते हैं सिर्फ सरप्राइज फैक्टर नहीं है, जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और निश्चित तौर पर वहाँ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गवर्नेंस भी दे सके, प्रशासन को हैंडल ठीक से कर सके, डिलीवर दे सके, कोई आने वाले 3-4 महीने के अंदर कोई राजनीतिक अस्त व्यस्तता ना फैल सके और 2024 स्मूथ तरीके से जाए। तो मुझे इसकी संभावनाएं बहुत कम मिलती है कि मध्य प्रदेश में कोई महिला मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ इस पर वो बाजी लगा सकते हैं, जिसके बारे में नाम बहुत चर्चा चल चुकी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकारों को भी, पत्रकार भी मुझे नहीं आज के दिन में कोई जोखिम उठाने के लिए दे। नहीं, मैं अभी मैं अंत में जो बात कहूंगा ना, उससे आप देखिएगा सहमत हो जाएंगे। तिवारी जी, आपको लगता है कि एक नया फैक्टर ले आए? दो जगह तो क्लियर महिलाएं दिख रही हैं और उसमें गणित भी बैठती है भाई। आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, राजस्थान में एक महारानी जाएंगी, दूसरी राजकुमारी आ जाएंगी, क्या दिक्कत है इसमें? नीरज जी, यदि ये सलाह राहुल गांधी को देते तो स्वीकार कर लेते। नहीं, अरे भाई, हमको ये गलतफहमी नहीं, पत्रकारों की कोई नहीं सुनता, हम लोग की साली आप ही सुन सकते हो। तिवारी जी बताइए सर। तो महिला फैक्टर की हमने बात करी है कि भाई महिलाओं ने समर्थन दिया है तो कम से कम एक राज्य में तो बनना चाहिए। अब तीनों बन जाए तो बोनस है, बम्पर हो जाएगी बात। रेणुका सिंह जी का भी नाम जो भाई साहब ने लिया है, सही बात है, उससे आदिवासी वोट भी आप साध सकते हैं। कृष्णा कौर ओबीसी हैं, ओबीसी प्लस महिला हो जाएंगी। और वसुंधरा जी तो अपने आप को जाट, गुज्जर और राजपूत तीनों समाज का बताती हैं उनके रिश्तेदारियों की वजह से। तो बहुत सारे फैक्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब 3-4 साल में डिलीवरी, कोई नया सीएम आता है, अगर उसको आईपीएस और आईएएस सिस्टम में उलझा देते हैं और जिनको सिस्टम नहीं पता हो तो वो एक चैलेंज, एक मुश्किल हो सकती है। अब कौन बनेगा ये तो सिर्फ एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं होगा, हमको लग रहा है केवल वर्बल होगा कि हम दोनों की, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं होगा, सामने आमने बैठ के डिस्कस हो रहा होगा। अक्कू सर, क्या लग रहा है, अभी कुछ समझ में आया कि क्या फैक्टर काम करेगा? अब ये नया एक जोड़ दिया सीरीज ने, महिला वाला फैक्टर, तीनों महिला बनाओ। अच्छा, ये इसका एक लॉजिक भी देखिए, 50% वोट देश में महिला का है और मोदी जी ने कहा कि एक जाति महिला है। अब लाडली बहना, लखपति बहना, तो उनको कैटर करने के लिए और जाति जनगणना को कैटर करने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। देखिए, ये कहने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। ये कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि साहब महिलाओं को तीनों राज्यों को बना दो, बम्पर हो जाएगा, जमघट हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा लगेगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो 33% वाला, पहले ये तो पूरा कर लें, ये इतना आसान नहीं है। राजनीति में हर चीज, डिलीवरी, गणित, जोड़, गुणा, घटाव सब शामिल होता है। हम सब लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं फैटीग की और एंटी इनकम्बेंसी की, तो वो फैटीग एंटी इनकम्बेंसी अचानक नहीं गया है, वो कमलनाथ खुद खा गए, जिसे बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार ने 15 साल का फैटीग और एंटी इनकम्बेंसी सब खा लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं चल रही थी उसको भी बंद कर दिया था। तो अब नई 3-3.5 साल में तो नहीं हुआ था। तो ये हवा का बहुत जरूरी छोटी चीजें लोग समझते हैं। एग्री सर। सर एकदम समय खत्म हो रहा है, एक क्विक 30 सेकंड का कमेंट सीरीज से ले लूं। सीरीज जी बताइए, आप इशारा भी कर, जल्दी से बताइए, समय एकदम समाप्त हो रहा शो का, क्या कह रहे हैं आप? देखिए नीरज जी, मेरा वैसा कहना है कि तीनों राज्यों में जो पहले मुख्यमंत्री थे, पहली प्रायोरिटी वो होंगे मेरे हिसाब से। यदि मोदी जी को कुछ नया करना होगा तो चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी वो 40% वोट के आसपास है और वो अपना स्थायी वोट बैंक बनाने के लिए उन वर्गों में जहां मेल उनको वोट नहीं करते, वहां की वो फीमेल को अपने फोल्ड में लाने के लिए, अपने वोट बैंक को 50% तक ले जाने के लिए वो महिला प्रतिनिधित्व देके, देश में एक नया संदेश देके वो लोकसभा में मजबूती से 350-400 सीट जाने के लिए इस प्रयोग को करने जा सकते हैं। लेकिन जो दिखाई देता है प्राइमरी तौर पर वो ये है कि लोकसभा तक हो सकता है जो तीनों पूर्व मुख्यमंत्री थे वो एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक कसावट के लिए छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको अच्छा खासा अनुभव हो। तो नहीं, ये तो ठीक है। देखिए, अब प्रमोद सावंत जी को क्या बहुत बड़ा अनुभव था? क्या खट्टर जी को कौन सा बहुत बड़ा अनुभव था? मोदी जी के नहीं नीरज, अभी लोकसभा चुनाव सामने है और छत्तीसगढ़ में क्या है, जो वर्तमान सरकार थी उसने कलेक्टर। श्रीज जी समय एकदम समाप्त हो रहा है, मैं रैप करूंगा। मुझे लगता है कि ना, मतलब हम लोग इस सब यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है और ना मैं कोई दावा भी कर सकता है कि क्या करेंगे मोदी जी, किसका नाम लेके आएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लगाते हैं, आप अपना एनालिसिस करते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है
और जिसका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी का पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट है। गौर करिएगा संगीत रागी जी, मैं आपके लिए एक बात बोल रहा हूँ, किसी पत्रकार को या इंक्लूडिंग नीरज वाजपेयी को ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं है कि वो मेरे को भाव देते होंगे या किसी मिडिल नेता को, कि राज्य स्तर का कोई नेता उसके जरिए वो कुछ अपनी राजनीति चलाते, गलत है। मोदी जी का सीधे पब्लिक से कनेक्ट है। तो अगर उनको ये लगता है कि महिला मतदाताओं को उनको अपने साथ रखना है तो कोई शिवराज जी या कोई प्रहलाद पटेल जी कुछ नहीं है, फिर वो ये प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनका डायरेक्ट कनेक्ट पब्लिक से है, किसी मीडिया वीडिया से कोई वो राय नहीं लेते हैं, ना उनको पता होता है कि इनके जरिए कुछ हमको फीडबैक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एकदम समय समाप्त हो गया है, माफ़ी के साथ शो खत्म कर रहा हूँ।